Hello friends, I am Sunana. Welcome you all in my YouTube channel. Today, this is part third of unit number third, and the chapter number is 10, and the name of this chapter is cell cycle and cell division. This is a short chapter of class 11th NCERT book, and in this we are going to learn about the process of meiosis and mitosis. And there are four phases in this chapter: prophase, anaphase, telophase. तो दिस ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेबल इसका मैंने चैप्टर फुल से रिलेटेड बनाया. जितने भी इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो कौन सा किस इंटरफेस मेटाफेस में कौन सा कैसे डिवाइडेड है वो इस टेबल में हम सबसे पहले क्लियरिटी कर लेते हैं. सबसे पहले सेल डिवीजन होता है किसमें? इंटरफेस और एमफेस के बीच में. सबसे पहले सेल डिवीजन होता है इंटरफेस और एमफेस के बीच में. इंटरफेस क्या है? रेस्टिंग फेस है या फिर इसे नॉन डिवाइडिंग फेस भी कहते हैं. और एम फेस क्या है? डिवाइडिंग फेस. ये डिवाइड होता है. सबसे पहले शॉर्ट वाला देख लेते हैं. एम फेस जो कि डिवाइडिंग फेस और नॉन रेस्टिंग फेस है. इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, कैरोकोनाइसिस और एक साइटोकोनाइसिस. ठीक है. जो एम फेज है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. कौन सा? मियोसिस और मियोसिस. मियोसिस के चार पार्ट होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. मियोसिस में भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. मियोसिस को कैसे? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड. जितने भी फेजेस है मियोसिस फर्स्ट में सारे फर्स्ट आएंगे और जितने भी ये फेजेस है मियोसिस सेकंड में सारे सेकंड आएंगे. तो जैसे कि मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट. सेम है बस फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा? मियोसिस वो फेज टू, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू. तो दिस इज अबाउट मियोसिस और एम फेज. अब बात करते हैं रेस्टिंग फेज और नॉन डिवाइडिंग फेज के बारे में, जिसे इंटरफेज भी बोलते हैं. तो ये तीन पार्ट में हमारा डिवाइड होता है. गैप वन फेज जिसे G1 बोलते हैं, एस फेज जिसे सिंथेसिस फेज बोलते हैं, और गैप टू फेज जिसे G2 फेज बोलते हैं. गैप वन, एस फेज, G2 फेज. शॉर्ट फॉर्म है G1, एस और G2 फेज. जो G1 फेज है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है. ये ग्रोथ शो करता है. शो ग्रोथ, कीप इटसेल्फ हेल्थी, अपने आप को हेल्थी बनाए रखता है. एस फेज क्या है? सेंट्रोइड इन्फॉर्मेशन, डीएनए रिप्लिकेशन. इसमें डीएनए जीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है. G2 क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइसिस फेज है. यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है. तो दिस इज अबाउट द टेबल ऑफ दिस. अब हम इसकी डिटेल अपने थ्योरी पार्ट में पढ़ेंगे. ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरी पार्ट. सेल साइकिल इंपॉर्टेंट है. सेल साइकिल किसी भी प्रोसेस बॉडी में प्रोसेस होने के लिए सेल डिवाइड होते हैं तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं तो ग्रोथ भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट अबाउट सेल वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल का बहुत एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. डीएनए रिप्लिकेशन और सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस. इसमें डीएनए रिप्लिकेशन भी और सेल ग्रोथ भी सारे सेल के थ्रू ही टेक प्लेस करते हैं. तो दिस इज ऑफ सेल साइकिल. एक सेल से दूसरी सेल में जो वर्क करता है, जैसे एक सेल डैमेज हो गया तो दूसरा सेल जो वर्क कर रहा है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है सेल के अंदर सेल बाय सेल, इसी फंक्शन को हम बोलते हैं सेल साइकिल. नेक्स्ट पार्ट आता है फेजेस ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल के कितने फेजेस होते हैं? इंटरफेज, एमफेज. एमफेज में मेटाफेज, मेयोसिस होता है और मेटासिस होता है. तो सबसे पहले हम इसकी कुछ डिटेल बात करते हैं. टिपिकली यूकेरियोटिक कैसा है? टिपिकल सेल है जो इलस्ट्रेटेड होता है बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर. ह्यूमन सेल्स में कौन सा यूकेरियोटिक सेल पाया जाता है? दिस सेल डिवाइडेड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली. हर एक 24 घंटे में ये डिवाइडेड होता है. जो ये सेल है यूकेरियोटिक सेल, डिवाइडेड वंस अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स बाद ये डिवाइड होता है ह्यूमन बॉडी में. अब हम बात करते हैं फेजेस के, इंटरफेज और एमफेज. हम एमफेज में यहाँ पर सबसे पहले मिटोसिस फेज के बारे में बात करेंगे. तो इनके डिटेल की कैसे फेज होते हैं. जो एम फेज होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअल सेल डिवीजन, मेटोसिस, और अकर एट द इंटरफेस रिप्रेजेंट. और इंटरफेस क्या है? ये तो एक्चुअल सेल डिवीजन रिप्रेजेंट करता है कि सेल में डिवीजन हो रही है, वो एम फेज रिप्रेजेंट करता है. इंटरफेस क्या रिप्रेजेंट करता है? फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज. दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो फेज होता है वो इंटरफेज. इंटर से पता ही चल रहा है किसी भी चीज के बीच की बात इंटरफेस रिप्रेजेंट करता है. ये कैसे? लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल. 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल में लास्ट करता है. अब इसके कुछ और पार्ट जो हम इसमें रीड करने जा रहे हैं, देखिए.
अब हम बात करते हैं एम फेज के बारे में, यानी मेटासिस फेज के बारे में। जो एम फेज है स्टार्ट किससे होता है? स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तब एम फेज स्टार्ट होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कॉरेस्पॉन्ड करता है? सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। इसमें डॉटर क्रोमोसोम सेपरेशन होती है। और डॉटर क्रोमोसोम कौन कौन सी? कैरोकोनाइसिस और साइटोकिनेसिस। कैरोकोनाइसिस डॉटर क्रोमोसोम कैरोकोनाइसिस एंड यूजुअली एंड विद डिवीजन ऑफ, किससे एंड होती है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो क्या है हमारा? साइटोकिनेसिस। साइटोप्लाज्म इसके डिवीजन से एंड होती है और डॉटर सेल से स्टार्ट होती है, जो कि क्या है? कैरोकोनाइसिस। अब हम बात करते हैं इंटरफेज। इंटरफेज तीन पार्ट में डिवाइडेड है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज यानी कि गैप फेज, S फेज यानी सिंथेसिस फेज और G2 फेज गैप 2 फेज। तो इन फेजेस में हमारा इंटरफेस क्या है? डिवाइडेड है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कैसे फेज होता है। सबसे पहले G1 फेज के बारे में बात करते हैं। कॉरेस्पॉन्ड टू द, ये किसके बीच का इंटरवल बिटवीन मियोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए। जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है उस वक्त G1 फेज वर्क करता है। ड्यूरिंग G1 फेज सेल, जब G1 फेज होता है तो जो सेल होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और इसमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती है, बट डज नॉट रिप्लिकेट। बट अपना डीएनए रिप्लिकेट नहीं करता। सेल में ग्रोथ तो कंटिन्यूअसली होती है, एक्टिव रहता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए। अब नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं एस फेज यानी सिंथेसिस फेज के बारे में। ये कब वर्क करता है? मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच, जब डीएनए सिंथेसाइसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस करता है उस पीरियड के दौरान एस फेज वर्क करता है। ड्यूरिंग दिस टाइम जब एस फेज वर्क करता है, जो डीएनए का अमाउंट होता है पर सेल में जो डीएनए का अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है, यानी कि 2 है तो 2 की जगह 4 हो जाएगा, डबल हो जाता है डीएनए का अमाउंट पर सेल में जब हमारा एस फेज वर्क करता है। अब हम बात करते हैं गैप 2 फेज की। नाउ हम बात करते हैं G2 फेज के। मतलब हमने G1 फेज और सिंथेसिस फेज दो फेज पढ़े, अब हम पढ़ते हैं G2 फेज। G2 फेज क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइज। इसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। जब मैंने आपको टेबल बताई थी तभी मैं बताया था G2 फेज में से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। इन प्रिपरेशन, अब क्यों इन प्रिपरेशन? फॉर मेटासिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। मेटासिस की प्रिपरेशन के लिए G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और जो सेल ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब नेक्स्ट एक और फेज होता है जो फोर्थ फेज है, जो मोस्टली नहीं लिखवाते हैं या पता चलता है। ये टेबल में शुरू में भी देखो मैंने आपको तीन ही फेज बताए थे, बट एक और फेज होता है जिसे बोलते हैं इनएक्टिव फेज। इसे क्वेश्चन फेज भी, क्वेश्चन स्टेज भी कहते हैं, जिसे GO से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है? सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल तो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, बट जो ग्रोथ होती है वो नो लॉन्गर पॉलीफिलेट। जब तक पॉलीफिलेट नहीं होती, जब तक इसको करने के लिए ना कहा जाए बॉडी के किसी पार्ट्स द्वारा, जब तक कोई और सेल डैमेज, मतलब ये अपना काम जब तक स्टॉप रखता है, जब तक कोई दूसरा सेल इन्हें साइन ना दे इस वर्क को करने के लिए। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, इट मीन्स की रिक्वायरमेंट के ही वक्त ये अपना वर्क करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन स्टेज। ये इनएक्टिव रहता है जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होती बॉडी को, बट आफ्टर द रिक्वायरमेंट ये फेज वापस अपने वर्क में आ जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में। दो सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, मेटोसिस और मेयोसिस। सबसे पहले मेटोसिस सिग्निफिकेंस देखते हैं। ये क्या है? द मेटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डाइप्लॉइड सेल्स ओनली। ये किस तक, कब तक के लिए रिस्ट्रिक्टेड है? मतलब कौन से सेल्स के लिए? डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल्स मतलब एक से ज्यादा सेल वाले। हैप्लॉइड सेल्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड, सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स तक के लिए रिस्ट्रिक्टेड है इनके सिग्निफिकेंस। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स, कुछ लोअर प्लांट्स में, एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स, और कुछ सोशल इंसेक्ट्स में हैप्लॉइड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय मिटोसिस। इस पूरा वर्क तो इसका सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स का है कि भाई डिप्लॉइड सेल्स के साथ ही मिलके वर्क करेंगे, बट कुछ इंसेक्ट्स और कुछ लोअर प्लांट्स में हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, उसके साथ भी मिटोसिस ही वर्क करता है। इट इज इन वेरी एक्सेप्शन केसेस। ओके, जो ग्रोथ होती है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसकी वजह से होती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो मिटोसिस की ही वजह से होती है। नेक्स्ट, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन, जो सेल ग्रोथ होती है वो किस में रिजल्ट करती है? इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जब सेल ग्रोथ होती है तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट, अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, और इसकी सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या है इस सेल की ऑफ मेटोसिस इज सेल रिपेयर। ये सेल पार्ट को रिपेयर करता है। सपोज कोई सेल डैमेज हो गया है तो उसे रिपेयर करता है, ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट, किस में वर्क करता है? सेल रिपेयर में वर्क करता है। अब हम नेक्स्ट सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे मेयोसिस की। ओके,
अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस के बारे में, ठीक है। इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है, जिसमें स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज, हर एक स्पीसीज का अचीव्ड होता है अक्रॉस जनरेशन टू जनरेशन। ये जेनेटिकली वर्क करता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर इंक्लूड होता है। ह्यूमन बॉडी में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर ऑफ 24 क्रोमोसोम्स, क्लियर। 23 तो सब में सेम होते हैं, मेल और फीमेल, बॉय फीमेल में, बट जो लास्ट वाला होता है 24th, उसमें हमारी वेरिएशंस आ जाती है, मतलब उसमें कैरेक्टर्स डिफाइन करता है क्रोमोसोम नंबर 24। कैरेक्टर किस टाइप की, या तो बेबी मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो जो वेरिएशंस आती है वो क्रोमोसोम नंबर 24 की वजह से आती है, बाकी 23 सब में फीमेल और मेल में सेम होते हैं। तो ये उससे रिलेटेड है हमारा मियोसिस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोड्यूशन, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मेल और फीमेल दोनों की तरफ से, क्लियर। इट इज ऑल्सो इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करता है इन द पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा वेरिएशंस होती है, अगर वेरिएशंस नहीं होगी, मेल और फीमेल क्रोमोसोम डिवाइड नहीं करेगा, तो क्या होगा, जो वेरिएशंस है वो क्या हो जाएंगे, उसमें डिस्टर्बेंस आने लगी वेरिएशन प्रोसेस में। तो इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ऑल्सो। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, जिससे एवोल्यूशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता है, इसीलिए हमारी वेरिएशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।